हाँ तो बच्चों, देखो आप लोग, यह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन बच्चे हमारे बॉडी में होता कैसे है, ठीक है ना। कैसे रेगुलेशन जो है कंटिन्यूअस होता है, कैसे उसको रेगुलेट करता है हमारा जो बॉडी होता है, और कैसे उसको जो समझ आता है, कैसे उसको ज़रूरत समझ में आती है कि कब कहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितना तेज हम सांस ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के रेगुलेशन के लिए हमारे बॉडी में कुछ प्रॉपर प्लेसेस होते हैं, कुछ प्रॉपर जो है ऑर्गन्स होते हैं जो सो फंक्शन को करते हैं, जो उस रेगुलेशन को फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चे। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue. ह्यूमन बींग जो है, जितने भी ह्यूमंस हैं उनके पास एबिलिटी होती है बच्चे, ठीक है ना। ये योग्यता होती है क्या करने की, मेंटेन करने की, कि हमें कितनी सांस लेने की जरूरत है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम जो हमारा होता है उसको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी सांस लेने की ज़रूरत है, कितनी जो है ऑक्सीजन की डिमांड हमें चाहिए, हमारे बॉडी टिश्यू को कितना चाहिए, इसको जो है ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है बच्चे। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। और ये किसके थ्रू होता है बच्चे, न्यूरल सिस्टम के थ्रू हमारे ये होता है। जो हमारे नर्व सिस्टम है हमारे बॉडी की, वो इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब देखो, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for the regulation। आपके ब्रेन में जो मेडुला पार्ट होता है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं बच्चे, RRC बोलते हैं, ठीक है। और यह जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के लिए। जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, मेडुला का जो रीजन होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory रिदम सेंटर। और जो दूसरा एक रीजन होता है जो मेडुला के पास में होता है, मेडुला रीजन में होता है बच्चे, वो क्या होता है, सेकेंडरी। मतलब पहले तो वो करता है, ठीक है। अब दूसरा जो है पहले तो मेडुला में होता है, दूसरा है पॉन्स रीजन में जो होता है, जो ब्रेन के पॉन्स रीजन में होता है, वो सेकेंडरली क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है कि कितना ऑक्सीजन की डिमांड है या नहीं है, ठीक है बच्चे। Neural signal from the center can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respiratory rate। और ये जो जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चे, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका काम ही होता है मैसेजेस को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो यह जब मैसेजेस पहुंचाते हैं मेडुला और प्रॉन्स तक, तो वो नॉर्मली कंट्रोल करते हैं कि कितना इंस्पिरेशन की या एक्सप्रेशन की हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इंस्पिरेशन के रेट को ये दोनों कंट्रोल करते हैं, पॉन्स और मेडुला के जो रीजन्स हैं आपके, कौन कौन से, जो हम लोगों ने पढ़ा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बच्चे किसके, इंस्पिरेशन को। अब क्या है, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions। और वही हमारे ब्रेन के पॉन्स और मेडुला रीजन के पास जो है एक रीजन होता है, एक जगह होती है जो कीमो सेंसिटिव होता है। कीमो मतलब होता है केमिकल बच्चे, ठीक है ना, केमिकली सेंसिटिव होता है। जैसे ही उस रीजन में CO2 का और हाइड्रोजन आयंस का जो नंबर होता है वो बच्चे इंक्रीज होता है, तो नॉर्मली वो सिग्नल्स भेज देते हैं हमारे लंग्स को कि हमें क्या है, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो नॉर्मली हमें क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चे। तो कीमोसेंसिटिव रीजन क्या करता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन आयंस का नंबर इंक्रीज होता है, तो उस समय वह मैसेजेस भेज देता है, इंफॉर्मेशन भेज देता है लंग्स को कि हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, ठीक है।
अब देखो, तो जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच इज दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। और उसके बाद से नॉर्मल जब इंस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, चला जाएगा बाहर, एलिमिनेट हो जाएगा। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic arch and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signals to the rhythm centers to medical action। तो देखो बच्चे, दो दो आर्ट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्च। ठीक है ना बच्चे। एरोटिक आर्च मतलब जो नॉर्मली हमारी जो आर्टरी होती है, हमारे जो हार्ट से निकलती है मोटी वाली, ठीक है, इनके पास भी, और कैरोटिड आर्टरी, जो कैरोटिड आर्टरी होती है, मतलब ऐसी आर्टरी और जो हमारे गले से होकर के, और गले वाले रीजन से होकर के पूरे हमारे चेहरे और ब्रेन तक जो है ब्लड को पहुंचाती है, उसे हम बोलते हैं आपका कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इनके पास भी वो सेंसिटिविटी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को समझ जाते हैं कि अभी ज़्यादा हो गया है, तो उस समय इंस्पिरेशन की डिमांड करते हैं। ठीक है। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है, ठीक है ना, रेगुलेट करने के लिए, सेंस करने के लिए, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी जो है जगह नहीं होता है। ठीक है ना, कोई रोल नहीं होता है ऑक्सीजन का बच्चे, कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो सभी क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का जो है रोल है, और आर्टरी का कुछ रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का रोल है, जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, रेगुलेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चे, डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं। डिसऑर्डर मतलब होता है, ऐसे आप समझ सकते हो, एज ए डिजीज समझ सकते हो। ठीक है ना, कि जब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स बोलते हैं बच्चे। ठीक है, पहला है हमारा अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है बच्चे, ये आपने बहुत सुना होगा गांव में कि इनको अस्थमा हुआ है। ठीक है ना, तो अस्थमा होता क्या, देखो, अस्थमा इज ए डिफिकल्टी in breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and the bronchioles। ठीक है, तो जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ये नॉर्मल जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय हमको क्या होगा, नॉर्मली हमको सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अस्थमा। देखते हो आप, अस्थमा का जो मरीज होता है वो जल्दी जल्दी क्या करता है, सांस लेने लगता है। दूसरा है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा क्या है बच्चे, एम्फाइसीमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक क्या होता है, देखो, जो डिजीज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। तो बच्चे देखो, एक होता है एक्यूट डिजीज, एक होता है क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज किसे कहते हैं, ऐसे जो डिजीज हैं जो कुछ समय के लिए ही हो और वो जल्दी से सही हो जाए। जैसे मान लो जुकाम हुआ, तो जुकाम जो है 2-4 दिन में सही हो गया, इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और ऐसे डिजीज जो लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, जैसे मान लो शुगर हो गया, टीबी हो गया, चाहे एक्सेट्रा जो भी डिजीजेस हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्रोनिक डिजीज। ठीक है ना, तो जो इम्फाइसीमा है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज, जिसमें क्या होता है, जो एल्वुलाई के वॉल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड। और जिससे कि जो रेस्पिरेशन का जो सरफेस होना चाहिए, जितना सरफेस होना चाहिए कि इंस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, गैसेस को कैरी करने के लिए, वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब डैमेज हो गया तो नॉर्मली सरफेस घट जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉज बाय दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। और ये क्यों होता है, सिगरेट पीने से, क्योंकि उसमें जो होता है बहुत सारे पॉइजनस गैसेस होते हैं। ठीक है, जो जा करके एल्वियुलर वॉल्स को क्या करते हैं बच्चे, डैमेज करते हैं, और जिससे ये डिजीज होता है ज़्यादा सिगरेट पीने से। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट है बच्चे, देखो, लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लास्ट हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये क्या है बच्चे, लास्ट में देखो,
देखो बच्चे, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. तो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है ना। तो व्यवसायिक रूप से कैसे हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, व्यवसायिक रूप से, ठीक है ना, कैसे जो होते हैं डिसऑर्डर हो सकते हैं बच्चे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो व्यवसायिक रूप से क्या होता है तो जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ का काम कर रहा है, ग्राइंडिंग का, पिसाई का काम कर रहा है, स्टोन ब्रेकिंग का काम कर रहा है, पत्थर उत्थर तोड़ रहा है, ठीक है। मान लो कि हमारे गांव में जैसे भट्टे उट्टे पे काम कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत सारे धूल के कण जो उड़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारे जो नोज में जो थिन हेयर्स हैं, चाहे नॉर्मली जो भी हमारे ब्रोंकाई में आपके सीलिया टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक लिमिट तक ही फंक्शन कर पाते हैं बाहरी चीज़ों को रोकने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब डस्ट पार्टिकल जाएगा तो बच्चे ये भी नहीं रोक पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो लंग्स है, ठीक है, जो हमारे पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, और इस वजह से जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बहुत क्लियर, ठीक है बच्चे। और मैं अभी आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन करके और उसका भी एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो फॉर टुडे दैट्स ऑल। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन अगर कर्व आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे जो है मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।